और 2010 में मैं दिल्ली आया और यहाँ पे हंसराज कॉलेज में मैंने दाखिला लिया, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज। मैं एडवर्टीज़मेंट की ओर गया, टेलीविज़न से निकल के सीधे एडवर्टीज़मेंट की ओर गया, क्योंकि उस समय टेलीविज़न में सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा होने लगा था। अंतर ये है कि आपका एक्स फैक्टर क्या है। इंडस्ट्री मुझे पसंद है, लेकिन मैं फ्रीलांसर के तौर पर इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ। तो दिल्ली का अलग मज़ा है, क्योंकि एक तो आप मिक्स्ड कल्चर देखते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं। यहाँ जब मैं हॉस्टल में था, मेरे साथ के जो बाकी छात्र थे, या फिर जिन जिन इलाकों में मैं दिल्ली में रहा, मैं नोएडा में रहा, फरीदाबाद में रहा, आसपास के क्षेत्रों में चाहिए। और टीचर्स को भी ये समझ होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आखिर चाहता क्या है। जो काम अगर हमें अगर एक पैकेज हमें बनाने में उस समय अगर एक दिन का समय लगता था, आज के हिसाब से एक दिन में वैसे 10 पैकेज बन जाते हैं। वो होते हैं, वो आपको बनाने का काम करते हैं, आपको शेप करने का काम करते हैं, आपके जीवन को एक आकार देते हैं, और ये अनुभव ही आगे चल के आपकी कमाई होते हैं जीवन में। हेलो, स्वागत है आपका स्वाभिमान में। मेरा नाम है भुवनेश तलवार और आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो है भारतीय विद्यापीठ के एक बहुत ही जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श कुमार सिंह। तो आइए जानते हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। तो सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश। आपने मुझे यहाँ पर मंच दिया अपनी बातें रखने का, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो सर, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है? लाइफ स्टोरी देखिए, मैं पला बड़ा हूँ बचपन से उत्तराखंड में। काठगोदाम नाम का एक छोटा सा कस्बा है, तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई थी। एक स्कूल है वहाँ पे, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल, तो वहाँ से मैंने स्कूलिंग की जी। तो वहाँ स्कूलिंग के बाद फिर मैं दिल्ली आया, और 2010 में मैं दिल्ली आया और यहाँ पे हंसराज कॉलेज में मैंने दाखिला लिया, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज। और वहाँ पे मैंने 3 साल लिटरेचर की पढ़ाई की, और उसके बाद से मेरा सफ़र जो कह सकते हैं कि मेरी एकेडमिक शुरुआत वहाँ से हुई थी। और क्योंकि थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक़ था, उसके वजह से थोड़ा सा पत्रकारिता की ओर रुझान था और फिल्मों की ओर रुझान था। हम लोग फिल्में देखने जाया करते थे। तो ऐसे ही जब 2013 में, या मीन्स 12-13 के आसपास की बात होगी, दैनिक भास्कर में एक बार इंटरव्यू के लिए एक पद निकला था। तो मैं यूं ही चला गया जयपुर में, और वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन मज़ा बहुत आया जाने में। वहाँ पे जो संपादक महोदय थे उनसे मिलने में, बातचीत करने में। और क्योंकि फिर उस समय जस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी, ख़त्म भी नहीं हुई थी, तो इसलिए दाखिला तो उस समय मतलब करियर की शुरुआत तो नहीं हो सकी, लेकिन अखबारों में लिखना जारी रहा, जैसे जनसत्ता में, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो लगातार कॉलम लिखने का शौक़ था, और जब छपता था तो अच्छा लगता था। दिल्ली विश्वविद्यालय में अलग अलग डिबेट्स होती थी, और क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जब आप डिबेट करते हैं और डिबेट का जब आपको पैसा मिलता है, तो वो एक आपके पॉकेट मनी में बढ़ोतरी का काम करता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और जब ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोचा कि मैं पीजी करूँगा विद्यालय से ही, लेकिन पीजी ना करके मैं इंडिया टुडे चला गया, क्योंकि वहाँ मुझे मौका मिल गया था, और वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप शुरू की जी। और वहाँ से फिर मैंने टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा, और आज तक जो चैनल है, असल में वो उस ग्रुप का नाम टीवी टुडे नेटवर्क था। तो टीवी टुडे नेटवर्क से मैंने शुरुआत की, जिसमें 4 चैनल उस समय हुआ करते थे, आज तक, हेडलाइंस टुडे, और एक तेज़ था, और दिल्ली आज तक था। अब तो काफ़ी बदलाव वहाँ भी हो गया है। तो बतौर प्रोडक्शन मैं वहाँ पे लगा था, तो वहाँ पे किस तरह से शोज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वहाँ से शुरुआत की मैंने जी। और उस शुरुआत का ही असर था कि फिर आगे चल के मुझे लगा कि मुझे पीजी भी इसी फील्ड में करना चाहिए, तो साथ ही साथ मैंने पीजी भी कर लिया। वो डिस्टेंस से किया था,
तो पीजी भरने का फ़ायदा ये हुआ कि आगे मुझे हायर एजुकेशन के लिए एक रास्ता खुल गया। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं एडवर्टीजमेंट की ओर गया, टेलीविज़न से निकल के सीधे एडवर्टीजमेंट की ओर गया, क्योंकि उस समय टेलीविज़न में सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा होने लगा था। तो ये था कि जहाँ पर बेहतर मौका मिले वहाँ पर जाना ठीक रहेगा। फिर मैं एडवर्टीजमेंट में गया, तो एडवर्टीजमेंट सेक्टर में एक रियल एस्टेट की कंपनी थी, वहाँ पर मैंने काम किया और वहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स बनाने का काम, वॉइस ओवर करने का काम, और उसको फिर सोशल मीडिया में या फिर 360 डिग्री पे उसको किस तरह से ब्रॉडकास्ट किया जाए, इन सब की जिम्मेदारी थी। तो वहाँ से जो सफ़र आगे बढ़ा, फिर 1 से 1.5 साल के आसपास मैं एडवर्टीजमेंट में रहा। फिर मैं पब्लिक रिलेशन में चला गया। एक आख्या इंडिया नाम की कंपनी थी और अभी भी है, तो एक बड़ी कंपनी है। तो वहाँ मैंने तकरीबन 3 साल बिताए पब्लिक रिलेशन में। तो वहाँ पर वहाँ की अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम था। अकाउंट एग्जीक्यूटिव से वहाँ शुरुआत होती है और धीरे धीरे जब मैं 3 साल के बाद निकला तो उस समय अकाउंट मैनेजर मैं वहाँ पे बन गया था। और वहाँ से निकलने का मकसद ये था कि एक तो मेरा पीएचडी में दाखिला हो गया था और दूसरा पीएचडी के साथ साथ काम करने के लिए एक एनजीओ ने हामी भर दी थी कि आप हमारे यहाँ काम कर सकते हैं और अपना शोध का भी काम बीच में अगर आपको समय चाहिए तो वो भी निकाल के आप जा सकते हैं। तो उस एनजीओ में काम करते करते लगभग 2 साल में उस एनजीओ में काम कर रहा था और साथ ही साथ मेरी पीएचडी भी चल रही थी। तो क्योंकि दोनों तरफ से छूट भी मिली हुई थी, पीएचडी का कोर्स वर्क के लिए छुट्टी भी मिल गई थी और वहाँ पर काम भी चल रहा था। ठीक है। तो वहाँ से मेरा एकेडमिक की दुनिया में एंट्री के लिए कदम रखा और साथ ही साथ मेरा यूजीसी नेट भी निकल गया। तो 2020 से फिर मैंने इंडस्ट्री से हट के एकेडमिक्स में कदम रखा और मैंने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से अपने करियर की शुरुआत की, एकेडमिक करियर की। तो 2 साल लगभग गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में मुझे मौका मिला, तो 1 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे पीएचडी अपनी ख़त्म भी करनी थी, सबमिट करनी थी, तो उसके लिए मुझे समय चाहिए था। तो मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से पीएचडी कर रहा था, तो मैं वापस फिर नैनीताल गया और 1 साल का समय लगभग जब पीएचडी सबमिशन का था तो मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ही रहकर वहीं पर काम भी किया और साथ में वहाँ बतौर प्राध्यापक रहते हुए मैंने अपना पीएचडी का काम भी ख़त्म किया और वहाँ से फिर यहाँ भारतीय विद्यापीठ में लगभग पिछले 1 साल से यहाँ पे कार्यरत हूँ। ठीक है। तो ये मेरी यात्रा की एक कह सकते हैं ग्लिम्स था, किस तरह से मैं इंडस्ट्री से शुरुआत की और एकेडमिक्स में मैं एंटर कर गया। तो सर आपने जैसे इंडस्ट्री में भी काम कर रखा है और एकेडमिक्स में भी, तो आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगता है कि आपको कौन सा बेहतर लगता है, किधर मज़ा आता है और किधर अच्छा लगता है? देखिए, अंतर ये है कि आपका एक्स फैक्टर क्या है। इंडस्ट्री मुझे पसंद है लेकिन मैं फ्रीलांसर के तौर पर इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ। फुल टाइम जॉब मुझे उतना नहीं भाता क्योंकि लंबा समय वहाँ पे बिताए, तो प्राध्यापन करना ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है मेरे नज़रिए में। और ये निर्भर करता है कि मीन्स आपकी अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं, आप किस तरह से सोचते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर किसी को अपने हिसाब से फैसला लेने का निर्णय करना चाहिए। आपने सर बताया था कि आपकी जो जन्मभूमि है नैनीताल है और कर्म भूमि है दिल्ली, तो आपको दोनों में कहाँ पर अच्छा लगता है, कहाँ पे आपको ज़्यादा लगता है कि काम अच्छा है या फैमिली अच्छी है? देखिए, सुकून तो नैनीताल में ही है। सुकून की बात करें तो नैनीताल में ही है। लेकिन अगर दिल्ली में, मैं पिछले 15 साल से दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली का अलग मज़ा है क्योंकि एक तो आप मिक्स्ड कल्चर देखते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं, यहाँ उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से और भी कई इलाकों से, आप पूरब से, पश्चिम से, हर
हर जगह से हर तरह के देश के हर लोग कोने से। यहाँ पर आते हैं और विदेशों से भी आते हैं, तो इन सब से मिलने जुलने का एक मौका, ये मंच प्रदान करना दिल्ली की ही बात थी। मीन्स ये अगर उत्तराखंड के नैनीताल में जाकर अगर मैं, ये नैनीताल तो फिर भी एक कह सकते हैं कि टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ तो फिर भी इस तरह का माहौल होता है कि विदेशी आते हैं और टूरिस्ट बन के देश भर से लोग आते हैं। पर ये है कि लंबे समय तक रहने के लिए और उनसे वार्तालाप करने के लिए, उनके बारे में जानने का मौका जो मिला वो मुझे दिल्ली में मिला। यहाँ जब मैं हॉस्टल में था, मेरे साथ के जो बाकी छात्र थे, या फिर जिन जिन इलाकों में मैं दिल्ली में रहा, मैं नोएडा में रहा, फरीदाबाद में रहा, आसपास के क्षेत्रों में, तो जिस तरह का एक्सपोजर मुझे यहाँ मिला वो वहाँ नहीं मिल पाता। तो मीन्स जो आज मैं हूँ उसके लिए मैं पूरा श्रेय दिल्ली को देता हूँ, क्योंकि अगर दिल्ली नहीं होता तो मैं वही एक छोटे शहर का भोला भाला लड़का और जो दुनियादारी की बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखता है, उस तरह की मेरी छवि होती, जो कि दिल्ली ने मुझे इस अपने आप को उभारने का या फिर निखरने का एक मौका दिया है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इस मामले में। ठीक है सर, आपने बताया कि आप पिछले 5 साल से एकेडमिक्स में हो, तो आप जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, आप उनसे कैसे डील करते हो? वो बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए, तरह तरह के बच्चे होते हैं और तरह तरह से उनसे डील करना होता है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि मैं एक अगर संस्थान की बात करें तो ये मेरा चौथा संस्थान है एकेडमिक्स में। तो इससे पहले 3 संस्थान में मैं रह चुका हूँ, तो और वो तीनों संस्थान क्योंकि सरकारी संस्थान थे, तो वहाँ का माहौल कुछ अलग था और निजी संस्थानों का माहौल थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, हर तरह के बच्चे हर जगह मिलते हैं। बस ये है कि उनसे किस तरह से आपको डील करना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बच्चे आपसे चाहते क्या हैं। कई बच्चे होते हैं जो फिरकी लेते हैं टीचर से। मीन्स हम भी अपने समय में अपने प्रोफेसर्स की जब बात करते थे तो मतलब उस समय जो स्टूडेंट टीचर रिलेशन था वो अलग किस्म का था जी। आज के समय में वो वैसा नहीं रह गया है। आज के समय में स्टूडेंट चाहते हैं कि टीचर हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए, जिस हमारा दोस्त बन के रहे। और हमारे समय भी हम चाहते तो थे ऐसा, पर ऐसा होता नहीं था। और लेकिन आज के समय में ये चीज़ें थोड़ी होने लग गई हैं, तो ये अच्छा भी है कुछ मामलों में। लेकिन जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और टीचर्स को भी ये समझ होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आखिर चाहता क्या है, तो उसके अनुसार आप अपने आप को ढालिए। उस माहौल के अनुसार आपको जो भी फैसला लेना होता है वो लेना चाहिए, बजाय इसके किसी भी कोई भी वाद विवाद हो तो उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। उसको जितना सॉफ्टली आप उसको टैकल कर सकते हैं जी, और स्टूडेंट को समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, गलतियां करते हैं कई बार। और तो उसके लिए आपको अपने आप को उस तरह से तैयार करना पड़ता है जी, क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग तो मिलेंगे। ये तो है सर। सर, आपने जैसे बताया कि आपने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रखा है, प्रिंट, PR, टेलीविज़न और एकेडमिक्स, अलग अलग सारी अलग हैं। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आप उसमें कैसे कर सकते हैं, एक ही में करो या अलग अलग में करो? देखिए, मेरा जो सफ़र रहा है जी, वो कुछ अलग किस्म का था, क्योंकि मैंने हर जगह से थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, या फिर कहें कि थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा इधर से। अब इसमें क्या होता है कि मैं बहुत लंबे समय तक कहीं नहीं रहा। हाँ, PR में मैं लंबे समय तक था, फिर उसके बाद 3 साल लगातार मैं PR में जुड़ा रहा, और वहाँ पर तो उसमें थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा रहा। लेकिन अब टेलीविज़न की जब बात करेंगे, टेलीविज़न में जो प्रोडक्शन का काम चलता था आज से 10-11 साल पहले, जब हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे थे अपने करियर की, और उस समय जो टेलीविज़न का माहौल था या जो प्रोडक्शन करने का तौर तरीका था, आज बिल्कुल अलग है। बहुत तेज़ी से काम होता है। जो काम अगर हमें अगर एक पैकेज हमें बनाने में उस समय अगर 1 दिन का समय लगता था, आज के हिसाब से 1 दिन में वैसे 10 पैकेज बन जाते हैं। तो मीन्स दुनिया तेज़ी से बदल रही है, तो इस बदलती दुनिया के अनुसार आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है जी। और क्योंकि अब देखिए AI का ज़माना आ गया है,
तो एआई के साथ आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि दुनिया जितनी तेज़ से बदली उतनी उससे दुगनी तिगुनी तेज़ी से आगे बदलेगी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा समय तेज़ी से पीछे की ओर जाता रहेगा। जो पिछले 5 साल में बदलाव हुए हैं वो अगले 1 साल से कम समय में भी उससे ज़्यादा बदलाव हो जाएंगे। जी सर। तो उसके अनुसार आपको तैयार होना पड़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं प्रिंट में जब मैंने शुरुआत की रिपोर्टिंग से, गाज़ियाबाद में मुझे रिपोर्टिंग का मौका मिला था, तो मैं रहता नोएडा में था पर गाज़ियाबाद रिपोर्टिंग करने जाता था। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेस था वो, लेकिन उसमें मज़ा आता था। जी सर। उस मज़े के साथ साथ काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अब फिर ये था कि थोड़ा ग्लैमर भी चाहिए, तो फिर जब टेलीविज़न में मौका मिला तो फिर ग्लैमर के लिए टेलीविज़न में गए। और टेलीविज़न में काम करने का अलग एक क्रेज़ होता है। उस समय था कि अच्छा ब्रेकिंग चल रही, 2014 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने हुआ, किस तरह से हम लोगों ने उसकी कवरेज देखी, उसकी पैकेजिंग की, और सोशल मीडिया का जो उस समय शुरुआत हो रही थी कि इलेक्शंस में सोशल मीडिया का किस तरह से उपयोग होगा, वो सारी चीज़ें देखी। तो वो एक अलग अनुभव था। और अन्ना आंदोलन हमारे समय में शुरू हुआ था, हमारे कॉलेज के समय में अन्ना आंदोलन में मैंने भाग भी लिया था। हम लोग भी गए थे जंतर मंतर पे, जेल भरो आंदोलन का हिस्सा भी हम लोग बने थे। तो उस समय शुरुआती जोश होता है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है तो चलो तो ठीक है, हर तरह का अनुभव लेना चाहिए। तो उस कड़ी में कहें कि वो भी एक मज़ेदार यात्रा थी जी। और ये आपको इस तरह के जो अनुभव होते हैं वो आपको बनाने का काम करते हैं, आपको शेप करने का काम करते हैं, आपके जीवन को एक आकार देते हैं, और ये अनुभव ही आगे चल के आपकी कमाई होते हैं जीवन में जी। इससे बड़ी कमाई मुझे नहीं लगता कोई होगी। तो इसलिए अगर मैंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया तो अलग अलग अनुभव मुझे मिले, और वो सारे अनुभव मुझे लगता है एकेडमिक्स में मैं उसके साथ न्याय कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी जी। और इसलिए एकेडमिक्स में रहना मुझे पसंद भी है। और मैं चाहता हूँ कि आगे एकेडमिक्स में कुछ और ज़्यादा नवोचार हो, जैसे इनोवेशन हो और क्या क्या बेहतरियाँ हो सकती हैं। तो उसके लिए हम अपने आप को तत्पर कोशिश करते हैं। तो सर ये तो आपसे बहुत बात हो गई इस बारे में, अब थोड़ा फन एलिमेंट लाते हैं। आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर आप एकेडमिक चुनोगे या फिर इंडस्ट्री? एकेडमिक्स। एजेंसी लाइफ और इन हाउस पीआर? इन हाउस पीआर, ठीक है। लेक्चरिंग और मॉनिटरिंग? लेक्चरिंग। थ्योरी और प्रैक्टिकल, जैसा बीजेएमसी पढ़ा रहे तो उसमें थ्योरी या प्रैक्टिकल? सर रीडिंग न्यूज़ और वॉचिंग मूवीज़? ये दोनों बेहतर हो सकता है, लेकिन फिल्म देखना ज़्यादा मज़ेदार होता है न्यूज़ पर। सर डिजिटल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया? डिजिटल मीडिया। ठीक है। रेडियो और पॉडकास्ट? पॉडकास्ट। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और स्पॉन्सर्ड कंटेंट? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सर राइटिंग बुक और मेकिंग अ मूवी? राइटिंग अ बुक। एंड सर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी? फोटोग्राफी। ठीक है। तो सर आपके साथ बहुत मज़ा आया बात करने में, और मैं चाहूँगा आप हमारे साथ एक और बार जुड़े, हम आपके साथ पार्ट 2 भी बनाए। अभी आपसे बहुत बातें करना बाकी है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आप अपने शो को और ऊंचाई पर ले जाएं। जी सर। और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आप एक नए शिखर तक पहुँचें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।